हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर, क्योंकि हमारे प्रयास के प्रति आपका विश्वास ही हमें संबल देकर और बेहतर बनाने की प्रेरणा व ऊर्जा प्रदान करता है। इसी के साथ शुरू करता हूं आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 में 2019 सेट 7 बीबी। लेकिन इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सेट 7 के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि किसी भी स्टूडेंट ने उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यदि आपने वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए, जिससे कि आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, अर्थात अनसॉल्व। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। हाल देखिए, हाल 6 का क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए भाई, आपको प्रूफ करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले तो आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखते हैं, अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं। ठीक जानकारी ली है आप लोगों ने। लेकिन ये तो बात ठीक है कि जो P/Q के रूप में नहीं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं, जो P/Q के रूप में होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक जैसे P बराबर 5, Q बराबर 3, तो P/Q बराबर 5/3 पूर्णांक। लेकिन ऐसे पूर्णांक होने चाहिए कि जिसका HCF 1 होना चाहिए। सह अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। सह अभाज्य का मीन्स होता है कि जिनके गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड 1 ही होना चाहिए। HCF अगर 5 और 3 का हम जैसे मासा लें, 5 और 3 का HCF 100% 1 आएगा भाई। तो इस तरह की अगर P/Q के रूप में है तो वो परिमेय संख्याएं हैं, अगर नहीं है तो नहीं होंगी भाई। 100% वादे के साथ कहता हूं। और जो P/Q के रूप में नहीं होती, जैसे √3, √2, √5, ये 100% परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन आपको मालूम है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो प्रूफ क्यों करवा रहा है वो, आखिर क्यों चाहता है कि इसे सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्याएं हैं। जब वो जानता है कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं तो भाई प्रूफ क्यों करवा, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। यही समझना है भाई कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमें मालूम है। लेकिन आपको आज दिखाएंगे कि यह परिमेय संख्या क्यों है। हां, वास्तव में आपको सिद्ध करके भी दिखाएंगे। क्यों सिद्ध करवा रहा है, क्योंकि वो ये जानना चाहता है, आप लोगों को दिखाना चाहता है कि √2, √3, √5 इस प्रकार की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आप देखो कि यहां कैसे हैं, समझे कि नहीं समझे, तो दिखाएंगे भाई। तो सबसे पहले √2 एक अपरिमेय संख्या, इसे सिद्ध करने के लिए आज आप लोगों को ये चीज दिखाएंगे। क्योंकि लोग सवाल लगा देते हैं, ज्यादा से ज्यादा टीचर सवाल लगा देते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं कि किस तरह ये संख्या आई है कि अपरिमेय संख्या। आज हम तुम्हें दिखाएंगे कि यहां वास्तव में √2 एक अपरिमेय संख्या। आप लोग देखना चाहते हो ना, तो इंतजार करिए। तो देखिए, सबसे पहले √2 एक अपरिमेय संख्या, इसे प्रूफ करने के लिए हम मानेंगे इसका उल्टा, यानी कि विरोधाभास। माना √2 एक परिमेय संख्या, मैंने कल्पना कर ली, इमेजिन, ये सोच लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो यहां पे लिख देना है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। और आप लोग ये जानते हैं कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो P/Q के रूप में होती हैं। तो हम लिख रहा हूं कि P परिमेय संख्या बराबर P/Q। लेकिन यहां पे लिखना है कि जहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है, जिसे भाई इंग्लिश में कोप्राइम फैक्टर बोलते हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं।
और भाई एक बात और है कि Q इज नॉट इक्वल जीरो, Q जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम बताएंगे। जैसे P बराबर P अपॉन Q है, अगर Q बराबर जीरो डाल दिया तो P अपॉन जीरो हो जाएगा। और भाई जीरो का भाग किसी में लगाते हैं तो वह अनंत हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है, जो कि आपकी गिनती के अंतर्गत नहीं आता है। इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है, परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गिनती में आपने इनफाइनाइट नहीं पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट 100 पर 100 तक गए होगे, 1000 तक गए होगे, 1 लाख तक गए होगे, 1 करोड़ तक गए होगे, लेकिन फिर भी आपने इनफाइनाइट अपरिभाषित नहीं पढ़ा होगा मेरे भाई। अर्थात यह संख्या परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है, इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता मेरे भाई। इसीलिए ये जो है आपकी अपरिमेय संख्या है, मतलब ना ही अपरिमेय है क्योंकि इसे डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, और ना ही परिमेय है। ठीक है, अगर इसे डिफाइन किया जाता इनफाइनाइट को तो इसकी हम गणना कर सकते थे, लेकिन भाई इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। इनफाइनाइट अनंत, जैसे आप कहोगे कि सर अनंत क्यों है? इस संसार में बहुत सी चीजें, जैसे आकाश में तारे हैं, किसी ने गिन पाया है कि कितने तारे हैं? अनंत है। जैसे इस संसार में जितने भी वृक्ष हैं आज तक किसी ने गिन पाया है? नहीं गिन पाया है ना, अनंत है। एक खेत में आप लोग आलू लगाते हैं, किसी ने गिना है आज तक आलू कितने हैं? अनंत होते हैं ना। अगर गिनना चाहोगे फिर भी वो 100% एक ना एक आलू गायब हो जाएगा, एक आलू नहीं गिन पाओगे। किसी ने गिना है, गेहूं पैदा किए, किसी ने गिन पाया है कि गेहूं के दाने कितने हैं? अनंत है। ऐसी संख्याओं को हम इनफाइनाइट नंबर्स कहते हैं, अनंत संख्याएं कहते हैं। इसीलिए ये हम इसे ना ही परिमेय कहते हैं और ना ही अपरिमेय कहते हैं, यानी कि Q इज नॉट इक्वल जीरो होता है। ठीक है, इसीलिए Q जीरो नहीं लेंगे। और आप कहोगे कि सर P में ही नहीं, कोई भी पूर्णांक को और जीरो का भाग देंगे तो अनंत आएगा। तो P और Q सहअभाज्य पूर्णांक एंड Q इज नॉट इक्वल जीरो। आप लोगों को मैंने बताया कि सहअभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं। जैसे आपका P अपॉन Q है, ये आपको मालूम है कि दोनों पूर्णांक होते हैं, P बराबर 5 3 और Q बराबर 3, दोनों पूर्णांक हैं। लेकिन दोनों पूर्णांकों का HCF अर्थात जब हम मासा लें तो 1 आए, यही सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है। ऐसे सहअभाज्य पूर्णांक होने चाहिए, ऐसे अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए जिनके स्वयं के अलावा, स्वयं 5 एकन 5 3 एकन 3, स्वयं के अलावा कोई फैक्टर ना हो। समझे कि नहीं समझे? यही आपके सहअभाज्य, स्वयं के अलावा। जैसे आपको 2 और 5, इसका भी देखिए, इसके गुणनखंड करेंगे 2 का तो 2 एकन 2, 5 का करेंगे 2 5 गुणा 1। इसका जब मासा लेंगे, मासा तो 1 आएगा, क्योंकि 1 कॉमन मिलता है, तो यहां पर लिखेंगे मासा बराबर 1। भाई अगर 2/5 है, 5/3 है, इसका भी मासा 1 आएगा। तो ऐसी संख्याएं अगर P अपन Q के रूप में अगर हैं तो वह सहअभाज्य पूर्णांक हैं 100%। क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक। एंड Q इज नॉट इक्वल जीरो का मीन्स बता ही दिया है, क्योंकि Q बराबर जीरो लेंगे तो वह संख्या आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी, और जिसे आज तक डिफाइन नहीं कर पाया। तो भाई आगे देखिए, मैंने माना है कि परिमेय संख्या बराबर P अपॉन Q, और मैंने माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसके स्थान पर √2 रख दिया, बराबर P अपॉन Q लिख दिया। अब मैं क्या करेंगे, पहली स्टेप लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। भाई मैंने बताया है कि आपको दिखा करके चलेंगे, एक एक चीज दिखाएंगे कि हाँ कहां पर क्या है मेरे भाई, टेंशन नहीं लेने का जब तक हम हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर हो जाएगा। भाई मेरे √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 आएगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 गुणा √2 होता है बराबर 2 आता है। भाई ये रूट हट जाता है, पढ़ा होगा ना, और नहीं पढ़ा है तो सीख लीजिए, ये रूट हट जाता है मेरे भाई, क्योंकि √2 का स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर है, ये रूट को खा लेता है, खत्म कर देता है, इसका खेल खत्म कर देता भाई स्क्वायर, इसीलिए 2 आता है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर समझ गए हो तो लाइक जरूर करें, अगर समझ में आया हो। बराबर P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पर हम एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं कि
क्या स्टेप है हम बताएंगे। या तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। हम यहां पर इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, यहां पर बन करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। आप लोगों ने वास्तविक संख्याएं जो आपका पहला चैप्टर था वहां पर यह पढ़ा होगा कि P एक पूर्णांक है, सॉरी P एक अभाज्य संख्या है। आपने पढ़ा होगा कि P एक अभाज्य संख्या है और A एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। यदि P A स्क्वायर को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी, P A को भी विभाजित करेगी। 100% पढ़ा होगा ना। वही भाई यहां पर थ्योरम अप्लाई करेंगे कि P एक अभाज्य संख्या है, Q एक पूर्णांक है, तो P Q स्क्वायर, यदि P Q स्क्वायर को A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। पढ़ा है ना? और नहीं पढ़ा है तो सीख लीजिए, हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि थ्योरम तो भाई यहां पर ये थ्योरम है। लेकिन जैसे हम आपको बताएं कि माना कि आपका 2 कोई एक अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या होती है आपकी, 3 भी अभाज्य संख्या होती है। अगर ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, आपका कोई एक पूर्णांक मैंने मान लिया यहां पर 8 एक पूर्णांक है ना। यदि जो P है, ये P है और ये है, P A स्क्वायर को विभाजित करता है, P आपका कितना है? 2 है, इसका A स्क्वायर कितना होगा? 64। तो देखिए ये इसको विभाजित करती है, 32 आया, करती है ना। तो वो कह रहा है कि P A को भी विभाजित करेगा। देखिए A कितना है? 8, तो P कितना है? 2, तो 2 चौकू 8, इसको A को विभाजित किया P ने, यही कह रहा है भाई, आपकी थ्योरम यही बोल रही है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बस यही स्टेप हम यहां पे लिखेंगे कि देखिए क्या है कि 2 तो आपकी 2 क्या है? ये P है, P बराबर 2 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और आपका जो P स्क्वायर है, P स्क्वायर एक पूर्णांक है, और पूर्णांक आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे यहां पर अगर 2 है तो मैंने यहां पर P स्क्वायर बराबर मान लिया कि P स्क्वायर ये 8 का स्क्वायर मान लिया। तो जो 2 है ये 8 के स्क्वायर को अगर विभाजित करता है, ये आपकी थ्योरम कहती है, और 2A को भी विभाजित करेगा, ये थ्योरम प्रूफ करती है। थ्योरम में दिया है कि यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा, अर्थात 2A मीन्स 8 को भी विभाजित करेगा। 2 चौकू 8 करा, यही है। हमने कहा है, मैंने आपसे कहा है कि क्वेश्चन को दिखाएंगे, गायब नहीं करेंगे लोगों की तरह। तो यहां पर देखिए 2q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, यहां पर लिखना है कि 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है। क्यों करता है? क्यों मैंने बताया था कि P और Q दोनों पूर्णांक हैं आपके। तो जब P और Q पूर्णांक है तो P का स्क्वायर करेंगे, वो भी एक पूर्णांक होगा। क्योंकि जैसे मैंने मान लिया कि P बराबर 5 है, तो P ये 5 एक पूर्णांक है, तो P स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर बराबर 25। इट मीन्स ये भी आपका पूर्णांक है। कहा है कि दिखा के चलेंगे, दिखाएंगे भाई, दिखाएंगे। 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 2 P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। अभी बताया था भाई आपको, बस समझते रहना है। P को विभाजित करेगा ना। तो अब आगे रफ कर देता हूं भाई, क्योंकि स्पेस कम है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। तो देखिए भाई, मैंने बताया कि 70 में 70 भाई लाने हैं आपको, तो 2 P को भी विभाजित करेगा। मैंने मान लिया कि P जो है, P बराबर मैंने मान लिया 2m। अब आप कहोगे कि सर 2m क्यों मान लिया? क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे P बराबर आपका, मैंने आपको बताया था कि
P बराबर जैसे दो एक अभाज्य संख्या है, एक कोई एक पूर्णांक है, तो मैंने मान लिया दो P को विभाजित करता है ना, तो P बराबर तो दो है ही, लेकिन जो P है वो यहां पर क्या है, आपका एक पूर्णांक है, वही पूर्णांक जैसे आपको P बराबर यहां पर मैंने मान लिया कि P बराबर आपका 8 है, तो 2 गुणा 4, तो यहां पर जो 2 है ये इसमें 2 होगा, लेकिन जो 4 है वो m बराबर 4 कोई एक पूर्णांक है, तो यहां पर लिख देंगे जहां m पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। m आपका पूर्णांक है ना, p बराबर 2m, तो ये p के स्थान पर 2m डाल देंगे हम, तो यहां पर आपको देखना है कि 2q² बराबर 2m का होल स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज दैट 2q² बराबर 4m², 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो q² बराबर 2m² हो गया ना। अब आपको एक स्टेप और लिखनी है, मैंने बताया था कि आपको दिखाएंगे क्वेश्चन, भाई छिपाएंगे नहीं, दिखाएंगे। अगर q² बराबर 2m है तो इट मीन्स ए हो गया कि जो 2 है दो q² को विभाजित करता था, क्योंकि p और q दोनों अभाज्य पूर्णांक हैं, तो भाई p और q ही लेने हैं, क्योंकि p/q ये ही आपकी परिमेय संख्या के रूप में थे। पहले मैंने p के लिए सत्यापित किया, अब हम q के लिए करेंगे। आप कहोगे कि सर m के लिए क्यों नहीं किया, क्योंकि m तो पूर्णांक है, लेकिन आपकी जो परिमेय संख्या p/q है इसे ही सिद्ध करना है यार कि √2a का परिमेय संख्या मैंने लिया, जिसे परिमेय माना है। इसी में काम करेंगे कि 2 q² को विभाजित करता है। क्यों करता है? मैंने आपको बताया था कि 2 तो आपका कोई एक पूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक है, 2 q² को विभाजित करता है, तो 2q को भी विभाजित करेगा। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था कि यदि 2q को भी, जैसे q मैंने 2 आपका 2 है ही अभाज्य, q बराबर मैंने 16 मान लिया, तो देखिए 16 को विभाजित किया, लेकिन अगर 16 का स्क्वायर 256/2 इसको तो विभाजित करेगा ही करेगा, क्योंकि थ्योरम कहती है। तो 2 1 2 2 2 4 2 8 16 128 आया। तो इस तरह से आप टेंशन मत लो भाई, एक काम होगा आपका। 2q को विभाजित कर 2 q² को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित करेगा। थ्योरम कहती है भाई आपने थ्योरम वास्तविक संख्याओं में पढ़ी होगी, तीसरी थ्योरम है, ठीक, 1.3 थ्योरम है 1.3, पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ी है। तो 2q को भी विभाजित करेगा, तो मैंने माना q बराबर 2n मान लिया। अब आपको देखना यह है भाई, जैसे 2m² बराबर q बराबर 2n डाल देना है, तो 2n का स्क्वायर, तो दिस इंप्लाई दैट 2m² बराबर 4n²। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक, m²/n² बराबर कितना आया, 2/1। कहने का मीन्स है कि m² बराबर 2/1 आया, जो कि आपका एक पूर्णांक है। इट मीन्स कि m और n में आपको ऐसे 2 मिले कि जिसका HCF 1 नहीं था। मतलब कहने का है कि इसमें ऐसे पूर्णांक थे जो 2 मिले आपको, जो कि इनको विभाजित करता रहा और इनका HCF 1 नहीं था ना। अगर इसका HCF 1 है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या है ना, तो यहां पे लिखना है आपको कि जिसका उभयनिष्ठ m²/n², ये क्या p/q का फॉर्म है, और यहां पर HCF इसका 1 है। इट मीन्स ये हो गया कि मैंने आपको बताया अगर m/n आ जाए और HCF 1 आ जाए तो परिमेय संख्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। लेकिन आपने इसका विरोधाभास, चूंकि जिसका कोई
उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए मैंने एक त्रुटिपूर्ण इसलिए मैंने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की। अतः जो इसका विरोधाभास है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से मेरे भाई आपको ये प्रूफ करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक व कमेंट जरूर ठोक दें। तो इसी के साथ देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए 6 का तो धुआं उड़ ही गया है, अब हमें उड़ाना किसका है। क्वेश्चन नंबर खा का 100% उड़ेगा, एक एक करके सारे क्वेश्चन का धुआं उड़ेगा भाई। बस आपको न्यू सक्सेस क्लासेस पर लगे रहना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का खा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन एक समाज में प्रतिदिन 30 घरों में दूध का व्यय दर्शाता है। प्रतिदिन कितना है, प्रतिदिन दूध का व्यय, तो आपको लिख देना है प्रतिदिन दूध व्यय कितना है, 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150। यहां पर आपको क्या दे रखा है, 5 जो घरों की संख्या, तो लिख देना है घरों की संख्या कितनी है, 5 के बाद है 6, 5 6 9, 5 6 9 6 4। मैंने आपको बताया था। तो वो ये कह रहा है कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो बारंबारता, ये क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये x है। अगर फ्रीक्वेंसी में जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो, जैसे 5 है, 6 है, 9 है, फिर 6 है, फिर 4 है, तो सबसे संख्या ज्यादा किसकी है, 9। तो जो 9 है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा, इसे F1 मानेंगे। क्या मानेंगे, F1। वही आपका बहुलक होगा जिसकी बारंबारता में सबसे ज्यादा मान हो, जिसका जो संख्या सबसे बड़ी हो, तो सबसे बड़ी 9 है, अर्थात यही बहुलक है। तो आपको लिख देना है F1 बराबर बहुलक वर्ग बारंबारता, बहुलक वर्ग बारंबारता, ये आपकी बहुलक वर्ग बारंबारता हो गई। इससे ऊपर वाला जो होगा वो आपका F0 होगा। F1 बराबर कितना है, 9, F0 बराबर 6, बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता, वर्ग से पहले की बारंबारता है भाई। अब आपको अगला क्या है, इससे जो नीचे वाला है आपका 6, ये F2 बराबर बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, बाद की बारंबारता। और भाई आपको एक चीज बता दें कि यहां पर आपका जो इसके सामने वाला वर्ग अंतराल है, यहां पर आपका जो L1 है वो 60 है, L2 है वो 90 है, और इसका जब EH फाइंड करेंगे, EH बराबर L2 माइनस का L1 बराबर 90 माइनस का 60 बराबर 30। और बहुलक का जो फार्मूला होता है भाई वो ये होता है, बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू EH। भाई सारी वैल्यूज आपको पता है, L1 पता है 60 है, रख दीजिए।
F1 आपको पता है 9 है, F0 पता है 6 है, अपॉन 2F1 आपको 9 पता है, F0 6 पता है, F2 भी आपका 6 है और इंटू H आपका 30 है। कितना है? 30 है। बस आप इससे बहुलक निकाल दीजिए। बहुलक बराबर L1 कितना है? 60 पता ही है आपका, प्लस यहां पर 9 से 6 गया, 3 बचा। यहां पर देखिए 9 दूनी 18, 18 माइनस के 6 यानी माइनस का 12 इंटू 30। अब यहां पर आपको लिखना है कि बराबर 60 प्लस ये 3/18 में से 12 गया, 6 बचेगा, गुणा 30, 6 एकन 6, 6 पंचे 30। तो यहां पर लिखना है आपको 60 प्लस 5 तिया 15। तो जो बहुलक निकल के आया है वो आपका है 75। तो यहां पे लिख देना है आपको कि अतः बहुलक बराबर, अतः बहुलक बराबर 75 है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो गर्दा उड़ाएंगे, अगले क्वेश्चन नंबर गा का उड़ाएंगे। एक एक करके सारे क्वेश्चंस का उड़ेगा भाई। गा नंबर पढ़िए, तब तक मैं इसको रफ करता हूं। एक एक क्वेश्चन की है बारी, नहीं करनी है किसी के साथ भाई यारी, यारी नहीं करेंगे, हीरो बनाएंगे आप लोगों को, हीरो दिलवाएंगे 70 में 70 भाई। लेकिन अगर आपको मजा आता हो तो लाइक कमेंट व शेयर जरूर कर दें और कमेंट में लिखें जय महाकाल, बुलाओ ऐसा काल जो लगाए पेपर के सारे सवाल। भाई 100% लगाएंगे पेपर के सारे सवाल। कमेंट में भाई अगर मजा आया हो तो जरूर भेज देना, आनंद आया हो तब भी भेज देना। गा क्वेश्चन नंबर है, एक द्विघात समीकरण आपको दे रखा है। क्या है? k माइनस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0, जिसका एक मूल आपको दे रखा है माइनस का 3। कितना दे रखा है? माइनस का 3 एक मूल दे रखा है x बराबर। तो कहता है कि दूसरा मूल, दूसरा शून्यक, इसका एक शून्यक -3 है, दिखाई दे रहा होगा। तो कह रहा है कि दूसरा शून्यक ज्ञात कीजिए। ज्ञात करेंगे भाई। तो यहां पर दिया गया बहुपद, तो बहुपद को आप लोग px से भी डिनोट करते हैं, fx से भी डिनोट करते हैं और y से भी डिनोट करते हैं। जैसी आपकी इच्छा, किसी से भी आप डिनोट कर सकते हो। मैंने मान लिया px बराबर 0 नहीं दिया गया, ठीक। px बराबर k माइनस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस का 1। यहां पर आपको x बराबर जो एक मूल दिया गया है, x के स्थान पर -3 डाल देंगे भाई। तो k माइनस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस का k इंटू माइनस का 3 प्लस का 1। आपको एक काम कहो और करना है कि p माइनस का 3 बराबर k माइनस का 1, j -3 है, इसका स्क्वायर करेंगे भाई 9 हो जाएगा 100%। क्यों हो जाएगा? माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस माइनस का 3k हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। यहां पर आपको लिख देना है कि शून्यक के लिए भाई एक स्टेप आपको लिखनी है कि शून्यक के लिए p माइनस का 3 बराबर 0। तो 0 डाल दो, k का मान निकलेगा इसमें। तो आपको k माइनस का 1 इंटू 9 माइनस का 3k प्लस का 1 बराबर 0। भाई इसका अंदर गुणा कर दो भाई, 9k माइनस 9 माइनस का 3k प्लस का 1 बराबर 0। यहां पर देखिए 9k से 3k गया 6k, माइनस का 9 प्लस का 1, कितना बचा? माइनस का 8 बराबर 0। यहां पर आपको लिख देना है 6k बराबर 8, क्योंकि मैं पक्षांतर कर देंगे प्लस का हो जाएगा k बराबर 8/6। 2 से काट देंगे, 2 चौकू 8, 2 3 6, k बराबर आपका जो मान आया वो 4/3 आया। जो भाई आपका ये समीकरण दिया गया था, जो आपका बहुपद था, क्या था? ये दे रखा है ना, इसमें मान डाल दीजिए। किसका? आपको बताएंगे k बराबर 4/3 डाल दो भाई। तो देखिए k का मान 4/3 डाल देंगे समीकरण 1 में। यहां पे लिख देते हैं कि k का मान समीकरण 1 में रखने पर
के का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में के का मान डाल देंगे तो 4 के का मान 4/3 माइनस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 4/3 इंटू एक्स प्लस का 1 बराबर 0। ये जो 4/3 है एक्स स्क्वायर का अंदर गुणा कर देंगे तो 4/3 एक्स स्क्वायर। नहीं करेंगे, अगर नहीं करने आए कोई दिक्कत नहीं, से पहले सॉल्व कर लो। तो यहां पर देखिए 4 माइनस का 3/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 4/3 एक्स प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, जब ये सब आपको दे रखा है कोई दिक्कत नहीं भाई, दिया है, सॉल्व करेंगे इसे भी। यहां पर देखना है, यहां पर 1 4 में से 3 गया, 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस का 4/3 एक्स प्लस 1 बराबर 0। आपको क्या करना है कि गुणा कर देना है 3 का गुणा दोनों पक्षों में करने पर। जब भाई 3 का गुणा करेंगे, यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर भी 3 आ जाएगा, यहां पर भी 3 आ जाएगा और यहां पर भी 3 इस 3 से ये 3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर 1 गुणा 3 हो जाएगा, 0 में 3 का गुणा करेंगे 0 ही रहेगा। तो यहां पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस 3 बराबर 0। अब गुणा करो तो 3, यहां पर देखिए प्लस है तो जोड़ने पर, अगर माइनस होता तो घटाने पर। इतना ही याद रखना है जितना मैं बता दें, अगर प्लस है तो जोड़ने पर और अगर माइनस है तो घटाने पर। और यहां पर इसकी हम इससे तुलना करा देंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए बराबर 1 है और सी बराबर आपका 3 है, बी बराबर 4 है। तो देखिए ए सी 1 गुणा 3, इसे ऐसे फैक्टर में बदलना है, ऐसे फैक्टर इसके पी क्यू लाने हैं कि अगर पी प्लस क्यू करें, ऐसे गुणनखंड लाने हैं इसके ए सी 1 और 3 के, अगर पी प्लस क्यू बराबर आना चाहिए 4, या इस तरह से कह दें कि पी प्लस क्यू बराबर बी आना चाहिए। तो देखिए ए सी 1 गुणा 3 है, 3 का कितना आया, 1 गुणा 3 है, 3 एकन 3। तो इसके गुणनखंड P और Q मैंने मान लिया कि 3 एकन 3, 4 आ गया, 4 ये किसके है, 4 के इक्वल बराबर B। ठीक, तो 4 बराबर B, क्योंकि गुणा करिए तो 3 और जोड़िए तो 4, तो 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 का गुणा 1 में किया 3 गया, लेकिन 3 में जब 1 जोड़ दिया तो 3 + 1 बराबर 4। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया होगा आप लोगों के। अगर आया हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट ठोंक दें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए यहां पर आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 3 + 1 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। यहां पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस एक्स प्लस 3 बराबर 0। भाई यहां पर भी x है, यहां पर भी x, मजा आ गया होगा, कॉमन ले लो x प्लस 3। यहां पर देखिए x प्लस 3 है, लेकिन कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तब भी मैंने 1 लिख दिया, क्योंकि 1 का गुणा करने पर भाई कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेम है x प्लस 3, कॉमन ले लीजिए भाई, जल्दी ले, प्लस इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक मूल जो आपको दे रखा था -3, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन दूसरा मूल भी आएगा भाई, देखना है। देखिए अलग अलग 0 देंगे, क्योंकि सगे भाई हैं भाई, गुणा का चिन्ह है, और बाप की संपत्ति भाई को बराबर बराबर मिलती है, तो 0 दोनों को दो भाई, अलग अलग दे दिया। पक्षांतर कर दिया, -3 आया, इसका पक्षांतर किया -1 आया भाई। तो देखिए आपको एक मूल -3 था, एक जो शून्य था वो -3 है, और दूसरा जो फाइंड किया वो -1 है। आपको लिख देना है कि दूसरा शून्यक -1 है। तो इस तरह से आप इसका गर्दा उड़ा सकते हैं। गर्दा उड़ाना है क्वेश्चन नंबर घ, पहले इसका तोड़ सीखो, फिर इसका गर्दा उड़ाओ। तोड़ क्या हम बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, तब तक इसको रफ कर देता हूं, ध्यान से पढ़ना भाई। रचना का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई।
तो क्वेश्चन नंबर घ कहता है त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 5/7 गुनी। जो 5/7 है ये आपका स्केल गुणांक होता है। स्केल गुणांक आप लोग नहीं जानते होंगे, हम बताएंगे आपको। स्केल गुणांक आपका वो होता है कि जैसे आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं, जैसे एक त्रिभुज जो दिया है आपको ABC बराबर 60 डिग्री सेंटीमीटर, ये त्रिभुज और इसके समरूप आप अगर दूसरे त्रिभुज की रचना की आपने तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का जो अनुपात है, रेशियो है, माना कि जो 60 डिग्री का आपको दिया गया, इसे त्रिभुज 1 माना, इसे त्रिभुज 2 माना, तो त्रिभुज 1 और अनुपात त्रिभुज 2, इसका जो रेशियो आया मेरे भाई वही स्केल गुणांक, स्केल गुणांक उसे ही कहा स्केल गुणांक, जिसे इंग्लिश में स्केल फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या होता है? दिया गया त्रिभुज जो ABC बराबर तुम्हें दे रखा है 60 डिग्री सेंटीमीटर, इसके समरूप जिस त्रिभुज की रचना करा रहा है वो आपका त्रिभुज है A'BC'। 100% यही होगा भाई। और इस त्रिभुज और जो आपको त्रिभुज ABC दे रखा है भाई, अब इस भाषा में समझो, इसका जो रेशियो है, जो रेशियो अर्थात अनुपात है, वही आपका स्केल गुणांक कहलाया, उसे ही स्केल गुणांक कहा, स्केल फैक्टर। इस तरह समझो। अब मैंने कहा था पहले इसका तोड़ सीखो। तोड़ क्या है आपको तोड़ बताएंगे। तोड़ भाई ये है, क्या है कि जो 5/7 है आपका, 5/7 बराबर इसे m/n के रूप में लिखा। आप लोग जानते होंगे यदि हर बड़ा होता है अंश से, हर बड़ा होता है अंश से, तो क्या होता है भाई? हर बड़ा होता है अंश से तो क्या होता है बताओ भाई? तो होता यह है कि भाई संख्या ये लेस देन 1 होती है, 1 से छोटी होती है। जैसे 5 और बटे 7 है, 7 जो है वो 5 से बड़ा है। हर बड़ा है, हर क्या है? बड़ा है। किससे? अंश से। अंश छोटा है। जब अंश छोटा है और हर बड़ा है तो इट मीन से हो गया कि ये संख्या 1 से छोटी है। अगर हर बड़ा, हर छोटा हो, हर छोटा हो, अंश बड़ा हो, अंश बड़ा हो, तो वह संख्या इज ग्रेटर देन 1 होती है, 1 से बड़ी होती। जैसे ये 5/7 अगर इसे उलट दें, इसका उल्टा कर दें तो 7/5 हो जाएगा। 7 क्या है? बड़ा है। और क्या है? अंश है। बड़ा है अंश, छोटा है हर। क्या है? छोटा है लेकिन हर है। हर है, छोटा है, इट मीन्स हो गया ये संख्या 1 से बड़ी है। लेकिन आपको क्वेश्चन में 5/7 दे रखा है। 5/7 इट मीन्स हो गया बराबर m/n इज लेस देन 1। अगर ये संख्या इस तरह की होती तो ये ग्रेटर देन 1 होती। क्या होती? ग्रेटर देन 1। तो भाई जब m/n हो तो आपका जो त्रिभुज की रचना होगी इस प्रकार का त्रिभुज होगा, तो वो उसका जो विकास होगा, जो त्रिभुज बनेगा वो अंदर की ओर बनेगा। जैसे माना कि ये 60 डिग्री है तो जो त्रिभुज की रचना हुई, जैसे ABC, ये 60 डिग्री है आपका ABC, सॉरी AB और C। जो कोण B है 60 डिग्री है तो यहां पर जो सीडेस है, यहां पर जो सीडेस है इसे माना पॉइंट M दे दिया। तो ये आपका जो त्रिभुज रचना हुई, जिसकी रचना हुई, तो ये त्रिभुज जो बना है ये अंदर बनेगा अगर m/n इज लेस देन 1 है। और यदि m/n इज ग्रेटर देन 1 है, m/n जैसे ये आपको मैंने दी है कंडीशन 7/5, तो इस टाइप का त्रिभुज होगा, 100% होगा इस टाइप का। ठीक है, लेकिन उसका विकास, मतलब कहने का मैं जो दूसरा त्रिभुज की रचना करेंगे वो बाहर की तरफ होगा, इस तरह से बाहर की तरफ।
लेकिन अगर m/n लेस देन है तो अंदर की तरफ। यही इसका तोड़ है भाई। यहां पर आपका m/n इज लेस देन 1 है। इसके कहने का मतलब है कि जो त्रिभुज दिया है 60 डिग्री, उसके अंदर आपका त्रिभुज बनेगा। अगर समझ में आया हो तो भाई लाइक ठोंक दें, कमेंट भी ठोंक दें, और समझ में ना आया हो तो भाई कोई बात नहीं, अच्छा लगे तभी कमेंट ठोंको भाई, तभी ठोंको, और अच्छा तो हम लगवा ही देंगे, टेंशन लेने का नहीं। अब आप क्वेश्चन पढ़िए भाई। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम सर्वप्रथम BC 6 सेंटीमीटर की, सर्वप्रथम BC को आधार मानकर एक रेखा खींची जो कि 6 सेंटीमीटर की है। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया होगा। अगर आप कहते हो कि नहीं सर BC को नहीं मानेंगे, AC को मानेंगे, तो भाई AC को मान लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी आधार मान सकते हो। तो मैंने AB मान लिया। सर्वप्रथम AB को आधार मानकर एक रेखा खींची, AB एक रेखा खींची। समझ में आया होगा। और भाई वो कह रहा है कि जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, अर्थात ये रेखा जो है वो 5 सेंटीमीटर की है। दूसरी बात ये कह रहा है कि BC 6 सेंटीमीटर है और ABC बराबर 60 डिग्री है, अर्थात जो B है। अब मैंने क्या किया, आपको ये B दे रखा है, इसको केंद्र माना, कंपास लगाया, कंपास से ये खींचा, इसको 3 बराबर। और ये आप जानते होंगे कि यदि कोई स्ट्रेट लाइन पर ये इस तरह का एंगल होए तो ये आपका 180 डिग्री 180 डिग्री का होता है। तो AB भाई 180 डिग्री 180 डिग्री का है। इसे मैंने कंपास की सहायता से 3 बराबर बराबर भागों में विभाजित किया। यहां पर भाई जब 3 बराबर भागों में विभाजित किया तो ये आपका क्या है, 60 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि छेटियां 18 60 डिग्री के बनेंगे। यहां से मैंने क्या किया कि ये रेखा खींची और आपका जो एंगल बना ये 60 डिग्री का हो गया, क्योंकि आपको कोण भी 60 डिग्री का बनाना है। लेकिन आपको जो BC है और इसे मैंने कोई पॉइंट दे दिया C, ठीक है, दे दिया। ये क्या है, 6 सेंटीमीटर की है। अब मैंने क्या किया कि बिंदु C को A से मिला दिया। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। C को A से मिला दिया। बिंदु A से नीचे की तरफ एक न्यून कोण बनाया, A से नीचे की तरफ एक न्यून कोण बनाया, इस तरह का न्यून कोण। भाई मेरे आपको मालूम ही होना चाहिए कि न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा होता है भाई। तो कुल मिला के न्यून कोण का मीन्स है कि आप एक काम करो, इसे इस तरह का लंब ना रख करके कितना भी घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुल मिला के 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। न्यून कोण मैंने खींच दिया यहां से, जिसे जो कि AX है, क्या है, रेखा AX खींचा, AX खींच दिया। अब मैंने क्या किया कि आपको जो 5/7 दे रखा है बराबर m/n, और n बराबर कितना है यहां पर 7। तो जो BX है इसे मैंने 7 बराबर बराबर भागों में विभाजित किया। केंद्र A से मैंने दूरी नापी, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, यहां से फिर 1 सेंटीमीटर आगे बढ़े, 1 2, फिर बढ़े 3, फिर बढ़े 4, फिर बढ़े 5 6 7, जिन्हें मैंने नाम B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7 दे दिया। अंत में क्या किया कि B7 को B से मिलाया। जब B7 को B से मैंने मिलाया, अब मैंने यहां पर प्रकार कंपास रखा, कंपास, और कुछ दूरी लेकर इस तरह घुमाया, जितना एंगल यहां से यहां तक मुझे मिला।
मैंने क्या किया कि यहां पर कंपास लेकर के यहां से चाप लगाया, चाप लगाया इतना ही जितना कि यहां पर घूमा उतना ही चाप लगाया। और क्या किया कि इसको मैंने यहां से इसे घुमाया और यहां से एक चाप लगाया इस तरह का, यहां से होकर जाती हुई रेखा खींच दी। इसे मैंने नाम एम दे दिया। क्या दे दिया? एम। अब मैंने क्या किया, यहां से यहां तक जो 60 डिग्री का कोण बनाया था, कंपास रख करके इसे भी मिलाया। सॉरी, समरूप त्रिभुज की रचना करनी है आपको, ठीक है। तो यहां पर जो आपने यहां पर इसे रख करके इसे मिलाया, 60 डिग्री था, इसे भी 3 बराबर भागों में विभाजित किया, 3, ठीक है। फिर मैंने जो बिंदु एम माना, एम, इसको मैंने यहां से होकर जाता हुआ जो एसी रेखा है, एसी रेखा को किसी बिंदु पर यह प्रतिच्छेद करता है, इसे मैंने बिंदु ईएन नाम दे दिया। अब आप देखिए, ये आपका एंगल 60 डिग्री है, तो भाई ये भी 60 डिग्री का होगा 100% होगा। चलिए ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसकी रचना कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि इसके देखिए, अब आपका जो त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, इसके समरूप त्रिभुज आपने ए एम एन की रचना की ना, तो आपको लिख देना है रचना के चरण में। यहां पे लिखना चरण नंबर 1, सर्वप्रथम ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। आगे क्या लिखना है हम बताएंगे दूसरी स्टेप में। यहां से एक कंपास लगाया, इसे 3 बराबर भागों में विभाजित किया और 60 डिग्री के एंगल से बी से और बी को केंद्र मानकर दूसरे स्थान पर लिखना कि बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची और त्रिभुज ए बी सी की रचना की। और त्रिभुज ए बी सी बराबर 60 डिग्री की रचना की। जब भाई मैंने इसकी रचना की, आपको स्टेप 3 में लिखना है कि स्टेप 3 जब हमने एबीसी की रचना कर ही ली, तो मैंने बी एक्स को, जो बी एक्स न्यून कोण बनाते हुए जो रेखा खींची, बी एक्स को 7 बराबर भागों में विभाजित किया। और आपको अगली स्टेप 4 लिखनी है। 4 यहां पे देखना है, लेकिन किस प्रकार बराबर भागों में। जैसे यहां पर ए है तो यहां पर लिखना है ए बी 1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B4 B5 बराबर B6 B7 B4 B5 बराबर B5 B6 बराबर B6 B7। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। और फोर्थ स्टेप में आपको लिखना है कि B7 को B से मिलाया, B7 B खींचा, या B7 को B से मिलाया, एक ही बात। और आपको क्या लिखना है स्टेप 5 में कि B7 B के समांतर B6 एम खींच लिया। स्टेप 6 में आपको लिखना है कि BC, ये आपका BC है, इसके समांतर ये वाली EMN खींचा, BC समांतर EMN
खींचा, समझ में आया होगा। अगर ये खींच लिया आपने, ये सब स्टेप्स लिख दी, और आपको क्या लिखना है स्टेप 6-7 में कि त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज AMN की रचना की। इस प्रकार मेरे भाई आपको ये स्टेप्स लिखनी है। लेकिन हम आपको यहां पर एक और चीज बताएंगे, वो चीज क्या है आप लोग जानते होंगे। देखिए क्या स्टेप है वो, सत्यापन कराएंगे इसका भाई, सत्यापन लिख लेना है कि सत्यापन। सत्यापन में ये आपका पॉइंट ए था, ये एम था, AM अपॉन EMB बराबर होता है EM अपॉन AN माइनस का EM। EM आपका 5 है, AN 7 है, माइनस का EM 5 है। तो जो AM था, AM अपॉन EMB कितना निकला, AM अपॉन EMB बराबर 5/2। AM अपॉन EMB बराबर 5/2। अगर इसे हम पलट दें भाई, इस तरह लिख दें EMB, ये भाई EMB अपॉन AM बराबर 2/5। नोट पॉइंट लिख लो, जब भी जस्टिफिकेशन करोगे इसे याद रखना है भाई, 100% प्रत्येक स्टेप पलट ही जाएगी यहां पे, ठीक है। चलिए ठीक है, जब आपने इतना लिख लिया है तो आगे भी देखिए भाई, समझते चलिए, समझते। AM अपॉन AMB अपॉन AM। अब आपको क्या करना है, ये पूरा पॉइंट लेना है, AB ले लिया आपने, अपॉन AM। लेकिन जो आपका AB है, ये यहां से यहां तक AB दिखाई दे रहा होगा, तो AB बराबर AM प्लस EMB। AB जो है यहां से यहां तक, ये AM प्लस EMB से मिलकर बना है, तो AM प्लस EMB अपॉन AM का इसमें भाग दे देंगे, तो देखिए AM दोनों पदों को अलग अलग दे देंगे, ये AM भाई, तो AM अपॉन AM प्लस का EMB अपॉन AM। तो देखिए AM से AM कैंसिल बन आया, प्लस यहां पर देखिए आपका EMB और अपॉन AM कितना है, 2/5। तो यहां पर लिख देता हूं 2/5। लेकिन अब आप यहां पर इसको जोड़ देना है, AB अपॉन AM बराबर 5 लासा लेंगे, और 5 + 2 इतना आएगा भाई 7/5। इसको पलट देना है भाई, AM अपॉन AB बराबर 5/7। देखिए भाई, जो AM है आपका, AM है यहां से यहां तक, AM और अपॉन AB बराबर 5/7 आया भाई। सत्यापन हो गया, 5/7 में ही इसे हमने क्या किया है कि एक त्रिभुज की रचना की है। इस प्रकार सत्यापन तक लिखना है, 100% 6 नंबर मिलेंगे, कोई नहीं काट पाएगा मेरे भाई। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये किसी भी स्टूडेंट के नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करें मेरे भाई, और भाई आपको समझाएंगे, क्योंकि हम समझाने के लिए ही बने हैं। तो ये थी बच्चों आज आपकी क्लास। किसी भी स्टूडेंट को समझ में ना आया हो तो फिर वही बात कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।